Hello aspirants, welcome to our YouTube channel और today I will discuss द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस करने वाले हैं जो द हिंदू का है ना। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि द हिंदू है तो समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यूपीएससी का जो एस्पायरेंट है, जो बच्चा है, सबसे ज्यादा गलती ये भी करता है कि वो करंट अफेयर को ये सोचता है कि अरे जब एग्जाम आएगा, एग्जाम का मतलब जब फॉर्म आ जाएगा, जन फेब में फॉर्म आ जाता है, जनवरी या फरवरी में फॉर्म आते हैं, तब से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो सबसे बड़ा ब्लेंडर करते हैं अपने जीवन का, है ना। क्योंकि अगर आपको तैयारी करना ही है बच्चा तो फिर अच्छे से करें या तो फिर छोड़ दें। इसमें बीच में बने रहने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कि मतलब ये है ना कि एकेडमी में क्या है कि अगर आपके 50% भी आ जा रहे हैं तो भी ठीक है, पास हो जा रहे हैं। 40% आ जा रहे हैं तो भी पास ही हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको मेरिट में आना होगा, तो मेरिट में आने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत तो करना होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। तो ये द हिंदू का एनालिसिस रहेगा, ये इंग्लिश में मिल जाएगा आपको इसकी पीडीएफ। और पीडीएफ मिलेगा कहां से आपको? पीडीएफ के लिए आप इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट का जो ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट सर्च करें और जो लोगो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये लोगो दिख जाएगा ऐप पे, सॉरी टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लें। आपको डेली का डेली वहां पर ये जो यूट्यूब की पीडीएफ है, जितनी भी सारी यूट्यूब की पीडीएफ आती रहेंगी वो सब उस चैनल में आपको मिलती रहेंगी। तो आपको तरीका क्या होगा, आप अपडेट भी रह जाएंगे, आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। जो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं उसका बना बनाया नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब आपका जो प्रिपरेशन होगा, जो तैयारी होगी, उसको क्या है 360 व्यू में 360 डिग्री से कवर करके हम चल रहे हैं। उसके साथ आप हमारे प्रोग्राम से जुड़िएगा। आज से हर दिन ये इसी समय पर आपको दिख जाएगा। अब ये रिकॉर्डिंग क्लास है, थोड़ी देर में 2-4 दिन में हम इसको क्या कर देंगे, लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। और जो ये पढ़ाएंगे हम, यहाँ पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक कोई भी टॉपिक, जैसा आपका पहला ही दिख रहा होगा कि हाउ लैंग्वेज इश्यूज लेड टू वन ऑफ द असम, है ना। जो असम में अभी भाषा को लेकर जो आंदोलन आया है, आंदोलन हुआ था 1961 में, वो दोबारा से वहां पर मांग उठने लगी। तो वो क्या उसके एस्पेक्ट है, तो इसके लेकर प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और इस टॉपिक को लेकर मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप कहां करेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो वहां से आप अपने आप को परख लेंगे। बाकी आंसर वहां पर दिख भी जाएगा, मैं सॉल्व भी कराऊंगा, है ना, एक चीज। लेकिन जो मेंस का है, जैसे मान लेते हैं आज 5 टॉपिक है, आज 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है वो आपको आएगा समझ में। भी हर टॉपिक के बाद में जो मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता था, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि जिनमें मेंस का पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो उनको तो छोड़ देंगे। लेकिन जहां प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना है, वहां पर आपको बकायदा क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी ये इंग्लिश फॉर्म में है, अगर आप कहेंगे तो हम हिंदी में भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। बाकी बाइलिंगुअली में पढ़ाऊंगा, अगर आप चाहें कि बिल्कुल हिंदी ही चाहिए तो हिंदी में भी कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू की बात नहीं। तो आपको ये समझना होगा यहाँ पर। और उसका आंसर कहाँ लिखेंगे आप, उसका आंसर भी आप बकायदा, आप इजी प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं या इजी प्रिपरेशन से नहीं भी जुड़े हों, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि आप उसको पेज पर लिखेंगे बकायदा, या आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मतलब पेज पे लिख देंगे तो फोटो खींच के कमेंट में छोड़ देंगे, या तो वैसा कर सकते हैं, या तो आप कमेंट में टाइपिंग करके भी लिख सकते हैं। जैसा आप लिखना चाहें आप वैसा लिख सकते हैं। विद इन 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट की जो हमारा ईआई है, उसकी टीम आपको आपका जो आंसर है उसका रिव्यू विद सजेशन, क्या इसमें चेंज किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पर दिख जाएंगी, आपका रिप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जब आपने कमेंट कर दिया और जब हमने उसका रिप्लाई दिया तो आपको तुरंत आपके मेल पे नोटिफिकेशन चला ही जाता है कि आपका लाइक किया गया है, कमेंट किया है ना। तो वो चीजें वहां पर ओपन करके देख लेना, और आप परख पाएंगे कि हम कितना कुछ गलती कर रहे थे या कितना कुछ इसमें ऐड और किया जा सकता था, है ना। क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना कि आंसर तो लिख देंगे, तो वो फिर कभी नहीं लिखा जाता बच्चा। आपको पहले दिन से ही ये हैबिट में डालना होगा।
सबसे बड़ा ब्लेंडर यूपीएससी के एस्पायरेंट्स में यही होता है कि वो सोचते हैं कि दूसरा क्या है ना, यहाँ पर जो एस्पायरेंट होता है वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगता है। या दूसरा टाइप का क्या है, दूसरा तरह का एस्पायरेंट्स ये भी होता है कि उसको लगता है यूपीएससी इसका मतलब सब कुछ पढ़ना होगा, है ना। यूपीएससी मतलब सब कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहां पर बहुत क्रिस्प और कंसाइज नॉलेज आपको चाहिए, है ना। तो वो जब आप आंसर लिखेंगे तो कभी कभी आपने देखा होगा, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, क्योंकि पहली क्लास है और हो सकता है छोटी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले दिन आपको पढ़ा भी रहे हैं। बाकी हम ऑफलाइन में काफी एनालिसिस किए भी हैं, तो वो चीजें छोड़ दीजिए। इस चीज को आप देखिए कि जो सर्विस आपको ईआई प्रोवाइड करवा रहा है फ्री में, वो चीज आपको कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है फिलहाल, क्योंकि आपने कमेंट किया और वहां पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। हो सकता है आपका जो रिप्लाई है वो आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने, 1.5 महीने बाद आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर विद इन 24 आवर्स के बीच में हम आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस जो आज ये हुआ है इसका नेक्स्ट डे, जैसे आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख का जो हम हिंदू एनालिसिस कर लेंगे उसका हम आपको पीवाईक्यू में या मतलब एमसीक्यू फॉर्म में या प्रीलिम्स ओरिएंटेड कह सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में क्या करेंगे, अगले दिन या तो वीक का जैसे भी रहेंगे, या तो डे बाय डे करते रहेंगे या वीकली करते रहेंगे। उसका क्वेश्चन जो 60 टॉपिक है, तो 60 टॉपिक से या 5 टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना है जितने क्वेश्चन बनने की, उस तरह के क्वेश्चन हम आपको बनाकर आपको अगले दिन उसकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। बस शर्त ये तभी होगा जब आप एग्री होंगे। तो अगर आप एग्री करते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। तो चलते हैं, अब जितना मेरे को कहना था उतना मैंने कह दिया। अगर आपको कोई चीज पूछना है हमारी टीम के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, एडमिशन फीस, जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या जो इस स्लाइड के नीचे नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। इसमें नहीं लिखा हुआ, कल से इसमें नंबर लिखवा देंगे, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें या फिर गूगल पे भी जाएंगे, ईआई के आपको मिल जाएगा, ईआई का नंबर है ना, वहां से आप देख लेंगे। तो चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पहला क्या है, ये आज के हमारे कुछ टॉपिक हैं जो इंडियन सोसाइटी से रहेगा। जीएस पेपर 2 में आता है इंडियन सोसाइटी। सिलेबस तो आपको पता ही होगा, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो बच्चा एक बार थोड़ा सिलेबस को एक बार रिव्यू कर लें। सिलेबस आपकी टेबल पर होना ही चाहिए। दूसरा, जीएस पेपर सेकंड से ही है, और पेज नंबर भी बाकायदा हम पेज नंबर भी लिखवाएं इस पर सब, कि कौन से द हिंदू में कहां पर लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपको देखेंगे, एक एक करके ये सब चीजें देख लेंगे। बढ़ते हैं आगे, ये सब आगे मैं सब बताऊंगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है पहला, वो है इंडियन सोसाइटी से, जो हम बात कर रहे थे अभी। इसमें क्या है कि 1960 में, इससे हाईलाइट करता चलूंगा ना, 1961 में जो सिलचर में आंदोलन हुआ था, जो सिलचर लैंग्वेज को लेकर आंदोलन हुआ था असम में, असमी लैंग्वेज को लेकर, वो दोबारा से क्या दिखने लगे हैं, उभरने लगे हैं। और यह 1961 में हुआ था। ये क्या हुआ था, ये असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने असमिया को, जो असमीज लैंग्वेज था, उसको एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए छोड़ दिया था। और इसमें उस समय पर 11 सिविलियंस की डेथ भी हो गई थी। और ये कहाँ हुआ था, ये जो सदर्न असम है उसकी अगर बात करें पर्टिकुलरली बराक वैली में, बराक वैली में ये देखने को मिलता है। तो ये तो थी न्यूज के बारे में बात। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड और हमारे कोर इश्यूज इसके लिए कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि लैंग्वेज एज पावर, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, की भाषा क्या होती है, पावर है, जब सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती है। इसके लिए एक एक्ट आपको याद रखना है, असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1961। इसमें क्या किया गया, इसमें डिक्लेयर किया गया कि असमीज जो है वो एक सोल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी असमीज की, और जो बंगाली है बराक वैली में,
है ना, उसको एक लिमिटेड छूट दी जाएगी, एक लिमिट छूट दी जाएगी। इससे क्या हुआ, जो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुआ, और इसने गवर्नमेंट जॉब में इनको एक्सेस दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में, लैंड रिकॉर्ड में, एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली हैं। फिर बात करते हैं जो कॉलोनियल रूट्स हमको यहां पर देखने को मिलते हैं उनके बारे में, कॉलोनियल रूट्स कैसे प्रकार से काम किए हैं। जब भारत ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल था तो असम भी था उसी में, तो इन्होंने क्या किया, बंगाली को इंपोज कर दिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में, और जो 19th सेंचुरी में जो थी असम में, वहां पर इनको लगा दिया गया। ठीक है, और जब फिर इसके बारे में क्या बात बताया गया, जो देश आजाद हुआ उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहां पर एक रिवर्सल हायरार्की देखने को मिली, जिसके कारण जो सेफगार्ड्स हैं उनकी माइनॉरिटीज हैं उनके सेफगार्ड्स है ना, और जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी स्पेशली चाचर में, ये क्या होने लगी, इफेक्ट यहां पर होने लगा, इफेक्ट इसका यहां पर दिखने लगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर इन कमेंट बॉक्स, ये ताकि आपको याद रख जाए ना। अब सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हम एक अलग अलग बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेके आने वाले हैं। जैसे हम सोच रहे हैं स्कीम्स लेके आएंगे और करंट अफेयर्स भी चलाएंगे, लेकिन वो तभी चलाएंगे जब आपका प्यार हमको मिलेगा।
ना। अब बात करते हैं दूसरा जो है वो स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है, जो कब चलाया गया था, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। 2014 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स था कि जो ओडीएफ है ना, खुले में शौच जाते हैं लोग, उसको क्या करना, फ्री करना, और जो टॉयलेट्स हैं उसको यूनिवर्सल टॉयलेट कवरेज में पर कन्वर्ट करना, मतलब सभी लोगों के लिए शौचालय का निर्माण कराना। और इसने अपना एक अलग कीर्तिमान भी स्थापित किया कि इसने लगभग हर गांव में लगभग कितने 12 करोड़, पूरे देश में, सॉरी है ना, गांव की बात नहीं, पूरे देश में, पूरे देश के जितने भी गांव हैं वहां पर लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। ये फेज 1 की बात कर रहे हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि एसबीएम जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका फेज 2 लॉन्च करने की बात कर। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए आई क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं थी। पहले सेफ्टी टैंक और गड्ढे भर जाते हैं ना। जो सेफ्टी टैंक था ना, आपने देखा होगा वो नीचे से खुला रहता था, उसको गाड़ देते थे नीचे जमीन में, और ऊपर से जो मल जाता रहता था, जो उसमें क्या होता था, वो भर जा रहे थे। लेकिन अब उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो बनाकर आ गई, लेकिन जब वो चौक हो गया, अब वो चौक आखिर 1 साल 2 साल 4 साल जब चौक होगा फिर से वो खुले में जाने लगेंगे लोग, है ना। तो उसको निपटान करने के लिए ये लाया गया। और जो हमारा वेस्ट है, जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, उसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से डिफेक्शन करने के लिए, उसका निपटान करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2nd मिशन, है ना। इसकी बात हम करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे ये एक चीज यहां पर आया है, एक नेट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिशल सिलस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो शौचालय की गंदगी है उसको सुरक्षित तरीके से निकालना, फिर उसको लोड करना और उसको एक दूसरी जगह पर जाकर ट्रीटमेंट करना, उसको सही से छोड़ देना, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में पहले या अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति होता है उसको मल ढोने में लगा देते हैं। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप क्या काम करेंगे, एक मशीन लाएंगे, मशीन के द्वारा उनको निकालेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रैक्टर के पीछे वो मशीन लग के जाती हुई देखा होगा आपने ना, जो क्या करती है, जो आपका सेफ्टी टैंक होता है उसमें से आपके जो मल होता है उसको खींच लेती है और अपने अंदर ले जाती है और कहीं पर जाकर साइड में छोड़ देती है उसको। इस तरह से बात करते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो पानी है वो प्रदूषण नहीं होगा, जो वाटर पॉल्यूशन है वो कम होगा, और जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं वो कम से कम फैलेंगी। इसके लिए ये चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसका क्या है। ये क्या, फ्रॉम एक्सेस टू सस्टेनेबिलिटी, मतलब क्या है इसका, जैसे बताते हैं कि टॉयलेट जो है, टॉयलेट आर नॉट ओनली इन द आर ओनली द फर्स्ट स्टेप विदाउट सेफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और ट्रीटमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपका मल है, जो आपकी गंदगी है, उसको रखाने के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो इसीलिए चलाया गया है कि जो लाइफ साइकिल है, जो अप्रोच और सैनिटाइजेशन है, जो स्वच्छता का है, या जो इंटीग्रेटिंग सॉलिड है, या जो आपका लिक्विड वेस्ट है, उसको मैनेजमेंट करना, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करना और आपका बिहेवियरल चेंज लाना, है ना। क्योंकि देखा होगा आपने गांव में भी कि शौचालय तो बन गया है लेकिन लोग उसमें जा नहीं रहे हैं, तो वो बिहेवियरल चेंज आपको लाना होगा। या एक पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति को वहां पर छोड़ दिया जाता है, बुला लिया जाता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो काम करेगा, बुला लिया जाता है, वो उसको काम करता है, वो आपके मल को साफ करता है ना। इसलिए आपको गवर्नमेंट बिहेवियरल चेंज लाने के लिए सारी चीजें कर रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अर्बन रूरल पार्टनरशिप। अर्बन रूरल पार्टनरशिप जैसे महाराष्ट्र का एक इन्वेस्टमेंट है, या महाराष्ट्र ने एक मॉडल अपनाया है जिसमें अर्बन फिशल सिलस ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं।
और एक को ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं कहाँ पर, और वो पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ शहरों में ऐसे प्लांट हैं लेकिन वो अपनी पूरी क्षमताओं से काम नहीं कर रहे हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान ये है कि जो गांव के पास है, जो या पास के गांव हैं, उनको शहरी प्लांट से जोड़ा जाए और वहां पर जो उनका ये मल है, जो गंदगी है, इसको ले जाया जाए और वहां पर ट्रीटमेंट इसका किया जाए। और जैसे सतारा विलेज सराउंडिंग द सिटी इज लिंक्ड टू द अंडर यूटिलाइज्ड अर्बन एफएसटीपी, कि जो गांव है और शहर के बीच एक समझौता किया जाए और एक तय समय पर जो गड्ढे हैं, है ना, जो शेड्यूल डीस्लक्सिंग है, उसको क्या किया जाए, साफ किया जाए। और अगर हो सकता है तो एक मामूली स्तर पर क्या लगाया जाए, टैक्स भी लगाया जा सकता है, सैनिटेशन टैक्स लगाया जा सकता है ना। सैनिटेशन टैक्स भी लगाया जा सकता है। ये इसके सॉल्यूशंस है ना। अगर बात करते हैं क्लस्टर बेस्ड सॉल्यूशन की और कुछ चीजें की, जैसे मैंने सब आपको बता दिया कि मयानी विलेज है, यहाँ पर क्या है, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया गया है, जहां पर मल्टीपल विलेज को एक पूल रिसोर्स के रूप में काम किया जा रहा है और वहां पर जो आपका मल है उसको साफ कर दिया जाता है। इसके फायदे क्या होंगे? एक तो ये सस्ता पड़ेगा, दूसरा ये सिक्योर भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा, और तीसरा ये पर्यावरण के अनुकूलन भी रहेगा, मतलब एनवायरमेंट एडॉप्टेशन की भी बात यहां पर करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला भी रहेगा। अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो आपने पढ़ा होगा थर्ड 73 अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुए? 1992 में, 1992 में, है ना। ये तो आपको जानते ही होंगे। और जो 73rd है, इसमें जो विलेज है या पंचायत हैं उनको रखा गया है, और जो 74th है इनमें म्यूनिसिपालिटीज, म्यूनिसिपालिटीज को रखा गया है। ठीक है, ये सब आपको देखना है। कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि स्वच्छता केवल शौचालय बनाने की बात नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, कि क्या है कि स्वच्छता केवल शौचालय बनाने की बात नहीं है, बल्कि उसकी असली सफलता, उसकी रियल जो सक्सेस है वो तभी होगी जब हम जो गंदगी है, जो मल है, उसको अच्छी तरीके से या सुरक्षित प्रबंधन कर पड़ जाए ना, सिक्योर मैनेजमेंट कर सके हैं। और पूरे इंडिया को जो महाराष्ट्र मॉडल है उसको अपनाने की जरूरत है। तो जो ऊपर हमने महाराष्ट्र मॉडल पढ़ा उसी को यहां पर लिख देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज थोड़ा थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। जैसे एक ही क्वेश्चन यहां से सामने है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। देखिएगा, जैसे पहला क्या है कि जो एफएस है रूरल एरियाज में, उससे रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं। पहला कि जो सेफ्टी टैंक है और जो पिट्स हैं आर डोमिनेंट contaminant system in rural household। दूसरा स्टेटमेंट, लैक ऑफ सेफ डिसलोजिंग एंड ट्रीटमेंट कैन नेगेट द पब्लिक हेल्थ गेन ऑफ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। ये देखने, ये तो ठीक है ना, देखने में ठीक लग रहा है, तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव रूप से पब्लिक की हेल्थ को इश्यू करता है। मतलब तो अब सीधी सी बात है कि जहां जहां ऑप्शन दो होगा, मतलब जहां जहां ऑप्शन दो होगा वो तो नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं। देखो, सॉरी दो होगा वही होगा, सॉरी सॉरी, है ना, क्योंकि सही दिखा है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब बच्चा कौन? पहला दूसरा, मतलब ए बी और डी बचा। अब बात करते हैं जो एफएसएस इज प्राइमरी एन अर्बन सैनिटेशन कंसर्न द हैज लिमिटेड रिलेवेंस फॉर रूरल एरिया, जो कि गलत है। ऐसा कहां बोला है? ऐसा कहां बोला है? तो इसमें पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। चलते हैं आगे, और ये आपका मेंस का क्वेश्चन, ये आपका मेंस का क्वेश्चन, इसका आंसर आप कहां छोड़ देंगे?
कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे और इसका जो रिव्यू है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं आज, यहां से बात करते हैं, है ना, उत्तरकाशी का। जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर रिसेंटली एक रिपोर्ट किया गया, फर्स्ट एवर स्लाइडिंग इन द सकरीर मलकोहा। कहाँ देखने को मिला है? ये भी उत्तरकाशी में देखने को मिला है। यूजुअली ये एसोसिएट किससे करता है? यूजुअली इट इज एसोसिएट विद द प्लेन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और दिस ऑब्जर्वेशन इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, है ना। और जो स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक इन द हिमालय रीजन, कि इसका इंपोर्टेंस क्या है कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन के डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट, सिरकिर मलकोका के बारे में बात करते हैं। तो जो इसका कॉमन नेम है उसको बोलते हैं, ये सिरकिर मलकोका के नाम से जाते हैं ना, सिरकिर मलकोका के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? टोकोकोआ इलास्चेनोलिटी, है ना। और इसका फैमिली क्या है? कोकुलेडी फैमिली से ये, या कोको फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है ना, लेकिन इसका कॉमन नेम और इसका हैबिटेट और IUCN स्टेटस, जहां भी स्पीसीज, है ना। अगर क्वेश्चन के नेचर की बात करें तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है कि कोई भी स्पीसीज जो न्यूज में रहेगी, कोई भी प्रजाति जो न्यूज में रह गई है, उसका IUCN का स्टेटस क्या है, उसका हैबिटेट कहाँ है, और वो चर्चा में रही तो रही क्यों, वो पाई कहाँ गई। मतलब अगर देखो कोई चीज अगर मान लो यूपी में मिलती है और वो यूपी में देखी जा रही है, मतलब यूपी ही उसका क्या हैबिटेट है और यूपी में ही देखी जा रही है, तब तो ठीक है। लेकिन अब वो देखी जाने लगे साउथ में, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तमिलनाडु में देखे जाने लगे, तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। इसी तरह से तो जो ये है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल ट्रेट की हम इसकी बात करते हैं, तो अनलाइक मैनी कोको फैमिली द सिकरीर मलकोका डज नॉट प्रैक्टिस ब्रॉड पैरासाइट्स में, है ना, लेकिन बट इट इज बिल्ड इट ऑन नेस्ट एंड रेज, है ना, चिक्स इंडिपेंडेंटली। ठीक, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसका जो ज्योग्राफिकल रेंज है इसकी बात करते हैं, तो वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूट देखी जाती है पूरे सब हिमालयन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, है ना, सब हिमालयन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखी जाती है। और ये बांग्लादेश में भी देखी जाती है, श्रीलंका में भी देखी जा सकती है, और स्पोरेडिकली इन पाकिस्तान और राजस्थान में भी देखी जा सकती है। तो ये इसके हैबिटेट है। लेकिन जो ये हैबिटेट प्रेफरेंस देती है वो सिक्यूबलेंट एंड ओपन देती है ना, ओपन और फॉरेस्ट में, लगभग वन में खुले में रहना पसंद करती है। और ये जो फेवर करती है ये हिल टेरेंस की बात करती है, जो जर्नली 1500 मीटर्स अबव होते हैं मी सी लेवल तक, है ना, जो समुद्र के तल से कह सकते हैं कि 1500 मीटर ऊपर होता है, लगभग वहां इसे प्रेफरेंस देती है ना। तो देख रहे हैं ना, पक्षी भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, भीड़ वाले इलाके में खुले में रहना पसंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहा जो ये उत्तरकाशी में देखी गई, है ना। पहला सिग्निफिकेंस क्या रहा?
सिग्निफिकेंस ये है कि यह दिखाता है इंडिकेट्स द पॉसिबल अल्टीट्यूडनल रेंज एक्सपेंशन और माइक्रो हैबिटेट अडेप्टेशन, कि थोड़ा सा ये शायद क्या कर रही है, अपने हैबिटेट को ऊपर की तरफ, मतलब हाइट क्या कर रही है, बढ़ा रही है। और रिलीवेंट इसलिए भी है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल शिफ्ट को भी दर्शाती है, कि हमारे यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी दर्शा रही है, क्योंकि जहां ये रह रही थी उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर रहने लग रही है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जो इसकी लेंथ है लगभग 42 से लेकर 44 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। और इसके जो प्लम है वो अपर पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिच ऑलिव ब्राउन की तरह है, और जो अंडर पार्ट है वो इसमें लाइटर सीड्स के हैं और ऑफ्टन विद द येलोइश टिंग। जैसे दिखाता हूं, इसको ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं। जो ये आप देख रहे होंगे ना, ये अपर पार्ट यहां पर देख रहे होंगे और ये अंदर का भाग यहां से देख रहे होंगे। तो इसकी बात करते हैं, ये इसके आप लेग्स देख रहे होंगे ना, पैर देख रहे होंगे। कलर चेंज करते हैं एक बार, ये लेग्स आप देख रहे होंगे। चलो दिखाता हूं, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर हम इसकी बीक की बात करते हैं तो ये दिखती है कर्व और रेड बीक दिखती है, और उसके आगे येलो टिप देखने को मिलती है। और जो इसके लेग्स हैं वो ग्रे कलर के हैं, है ना। कैसे कलर के हैं, ग्रे कलर के इसके लेग हैं। और अगर इसकी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें एब्सेंट रहता है, और मेल और फीमेल्स को अपीयर आइडेंटिकल किया जाता है ना, अपीयर आइडेंटिकल किया जाता है। अगर हम इसके बिहेवियर की बात करते हैं एक्सपेरेंट, तो बिहेवियर में हमको देखने को मिलता है कि एक्सट्रीमली क्वाइट रहती है और इल्यूसिव रहती है, और क्या करती है, एक रिलेटिवली रेयर देखने को मिलती है कि ये बहुत ज्यादा चहक चाहती रहती हो, है ना। और स्पेशल एडाप्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जाइडेकोकल फेट की बात करते हैं तो इसमें दो तो इसके टॉयज होते हैं, है ना। दो इसमें टॉयज होते हैं जो फॉरवर्ड रहते हैं और बैकवर्ड रहते हैं, है ना। तो फॉरवर्ड और दो बैकवर्ड रहते हैं। और अगर इसकी बात करते हैं, फैसिलिटेट स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन ब्रांचेस एंड इफिशिएंट मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। एक की एनोटिमल फीचर्स रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यू, आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही ऐसे ही स्टेटमेंट यूपीएससी के सबसे फेमस रहे हैं, सबसे पसंदीदा भी रहे हैं ना। वैसे यही सब आता है कि पूछ लेगा आईयूसीएन के स्टेटस क्या है, और लिख देगा कि इसके दो टॉयज फॉरवर्ड होते हैं और दो टॉयज बैकवर्ड होते हैं, जो इसको फैसिलिटेट करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाने के लिए ब्रांचेस पर, पेड़ों की डालियां वगैरह पर, है ना। इन सब की बात करते हैं। और ये एफिशिएंट मूवमेंट को भी दिखाते हैं जो ग्राउंड में जब ये जाती है। इसी तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी डाइट की, है ना। बाकी तो हमारी तो कोई डाइट नहीं है। सबसे कठिन काम क्या है, मनुष्य की डाइट को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि 2 दिन पहले हो सकता है कि वो कह रहा है कि मैं चाय नहीं पी रहा, जैसे मैं, अगले ही दिन किसी ने पूछा चाय पियेंगे तो चाय पी रहे हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि छोड़ो, वेज वाली नॉन वेज वाली बात बताने वाला था कि सर ट्यूसडे को और सैटरडे को तो नहीं खाते हैं, लेकिन अदर डेज में खा लेते हैं। अलग अलग भांति प्रकार के लोग हैं। तो मनुष्य है, इसलिए क्या बोला जाता है मनुष्य को, सर्वाहारी, सब कुछ खा सकता है ना। इनकी कोई डाइट नहीं है। तो हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये स्मॉल लिजर्ड्स का, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो छोटी छोटी छिपकलियां टाइप की सी होती हैं, उनको खाती है, और जो इंसेक्ट, जो कीड़े होते हैं, उनको खाती है। यह इसका पसंदीदा भोजन भी है। और ओकेजनली यह कभी कभी बेरीज और सीड्स को भी, मधुमक्खी वगैरह या सीड्स वगैरह को भी खा जाती है। अगर बात करते हैं इसके कंजर्वेशन स्टेटस की, तो ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो जहां भी, मैं एक चीज लिख देता हूं यहां पर, कि जहां भी आप स्पीसीज के बारे में देखेंगे तो वहां पर उसका स्टेटस देखेंगे, पहला चीज है ना। फिर
उसका हैबिटेट देखेंगे, है ना, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर जो न्यूज में रही थी तो रही क्यों थी। स्टेटस का मतलब IUCN का स्टेटस, है ना, और कई तरह के स्टेटस होते हैं, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न है, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सकरीर मलकोका, है ना, तो सॉरी सरकीर मलकोका, सिरकीर मलकोका के बारे में बात करते हैं। पहला क्या है, इट बिलोंग्स टू द कोको फैमिली बट डज नॉट प्रैक्टिस ब्रॉड पैरासाइट्स। ये तो थोड़ा सही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर दूसरा देखते हैं कि इट इज टिपिकली फाउंडेड, है ना, इट इज टिपिकली फाउंडेड इन डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट अबव 2000 मीटर्स एल्टीट्यूड, जो कि गलत है। मैंने क्या बताया, 2000 नहीं बल्कि हाँ 1500, है ना, 1500 या 100 सॉरी 1500 मीटर ऊपर रहती है। तो दूसरा क्या है यहां पर गलत है, दूसरा क्या है गलत है। अब जहां जहां दूसरा होगा वो तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा बच्चा, और ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इट इज सीड्स एक्सक्लूसिवली, इट इज सीड्स एक्सक्लूसिवली, एक मिनट, इट इज सीड्स एक्सक्लूसिवली सॉरी इट्स फीड्स एक्सक्लूसिवली ऑन फ्रूट्स एंड सीड्स। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। तो जहां फोर्थ होगा वो भी गलत होगा। ऑप्शन कौन सा सर, है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए इतनी ही। उम्मीद करता हूं आपकी क्लास अच्छी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में हार्ट भेज दें, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्लास, कल तो संडे है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मंडे में यही टाइम रहेगा, और कोशिश करते हैं कि लाइव जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।